गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेपेटाइटिस, जो कि मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेपेटाइटिस में सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हेपेटाइटिस रेफर्स टू एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द लीवर। इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है लीवर की। इट इज कॉमनली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। मतलब ये कॉमनली जो मोस्ट कॉमनली रीजन होता है हेपेटाइटिस का वो है वायरल इन्फेक्शन। बट और भी अदर कॉजेज है जिनकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, मीन्स वो नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएंगे, जिसमें अनदर है हमारा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस आ जाएगा। और मेडिकेशन, टॉक्सिन्स और अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन जब हम करते हैं तो भी हेपेटाइटिस हो जाता है। तो डेफिनेशन हम इसकी फिर से देख लेते हैं। रेफर्स टू एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लीवर। हेपेटाइटिस क्या है, लीवर की में इन्फ्लामेशन हो जाना, दैट कंडीशन इज द कॉल्ड हेपेटाइटिस। इट इज कॉमनली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। ज्यादातर किसकी वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। बट देयर इज सम अदर पॉसिबल कॉजेज हु कैन कॉज hepatitis, that is the autoimmune hepatitis, some medications, toxins and excessive use of alcohol। तो ये है हमारी डेफिनेशन अबाउट द हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस के बारे में आप सबने सुना होगा, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। तो हम मोस्टली हम सुनते हैं जस्ट हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी। लेकिन हमारे इसमें हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। तो हम इनके बारे में सब आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं टाइप्स एंड कॉजेज ऑल्सो। तो दैट इज टाइप्स एंड कॉजेज। तो सबसे पहले है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में आ जाएगा हमारा वायरल हेपेटाइटिस। इन्फेक्शियस में आ जाएगा हमारा वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस में अगर देखें तो वायरल हेपेटाइटिस इज दैट classified into viral hepatitis is classified into hepatitis A, B, C, D and E। तो ये है हमारे क्लासिफिकेशंस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी एंड ई। तो इसमें क्या होगा, हमारा डिफरेंट वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच ऑफ वायरल ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस। हर हेपेटाइटिस का कॉजेज डिफरेंट है। हर हेपेटाइटिस जो एवरी हेपेटाइटिस है, ईच हेपेटाइटिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कॉजेज। तो हम सबसे पहले इसमें देख लेंगे। और इसके बाद हमारे नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएगा हमारा ऑटो इम्यून अल्कोहल एंड सम मेडिकेशंस। गॉट इट। तो सॉरी। तो वायरल इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस में हमारा ए, बी, सी, डी, ई एंड नॉन इन्फेक्शियस में हमारा ऑटो इम्यून अल्कोहल मेडिकेशन एंड अदर कॉजेज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हेपेटाइटिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे वायरल हेपेटाइटिस में हम डिटेल्स में जाएंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। वायरल हेपेटाइटिस में हमने टाइप देखी है, और यहाँ पे देख लेते हैं हम टाइप्स एंड genome and there is the causes and the types virus। Got it? तो सबसे पहले हम देखते हैं हेपेटाइटिस ए, दैट इज कॉल्ड HAV। वायरस के अकॉर्डिंगली इसका प्रोनाउंस किया जाएगा HAV, मींस हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस को हम क्या नाम देते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस। और इसका जीनोम रहेगा RNA या RNA फैमिली से बिलोंग करता है। देन वायरस हेपेटाइटिस ए होने के सबसे मेन कॉज है फीको ओरल रूट। तो जो हम कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम करते हैं, पानी पीते हैं, जो बाहर का हम पानी पीते हैं, ओपन वाटर कंटेमिनेटेड फूड जो हम ईट करते हैं, ये मेन कॉज होता है क्या होने के, हेपेटाइटिस ए होने का। जो हम बाहर
पहले हम वो जो बर्फ़ का गोला, वो पानी, उस पानी से हेपेटाइटिस ए होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हम ये बर्फ़ की, ये जो खुली बर्फ़ होती है जिसको क्रश करके हम, दैट इज कॉल्ड बर्फ़ का गोला, हम जो खाते हैं, वो मेन कोज होता है हमारा हेपेटाइटिस ए होने का। तो हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर का खुला पानी, जो कि हमें पता है फिल्टर्ड नहीं है, खुला पानी, आइसक्रीम या कंटेमिनेटेड फूड, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस ए होता है। तो हेपेटाइटिस ए टाइप में क्या, इसको क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस HAV। जीनोम है इसका हमारा RNA, और ये किससे होता है, फीको ओरल रूट से। अब आ जाती है बात हेपेटाइटिस बी की, दैट इज कॉल्ड HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, और इसका जीनोम है DNA, दैट इज वन हेपेटाइटिस DNA, जो कि DNA फैमिली से बिलोंग करता है, और ये हमारा है ब्लड बोर्न। ये किससे होता है, हमारा ब्लड से होता है, कंटेमिनेटेड ब्लड से। हम जिसमें को हेपेटाइटिस A-B है, तो उसका अगर हम रेजर, उस इन्फेक्टेड नीडल्स, और उसका सीक्रिएशन, सीमम और ब्लड अगर उसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो वी कैन हैव गॉट हेपेटाइटिस B। तो ये आ जाएगा हमारा ब्लड बोर्न डिजीज में। क्या, शेयरिंग इन्फेक्टेड पर्सन की टूथब्रश, रेजर, शेविंग रेजर, और हमारा ब्लड, नीडल्स, ये सब यूज करने से पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अब आ जाती है बात हमारी हेपेटाइटिस C, HBC, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड काला पीलिया। इसमें हम सुना होगा अपने नॉर्मली लैंग्वेज में कि काला पीलिया भी कुछ होता है, तो वो आता है हमारा हेपेटाइटिस C में। और ये अगेन इट्स बिलोंग टू RNA फैमिली, और ये भी हमारा किससे जाता है, फीको ओरल रूट से। सॉरी, ये हमारा ब्लड बोर्न है। Bloodborne, same as it is, sharing razor, needles and toothbrush, इन्फेक्टेड पर्सन के और ब्लड के कांटेक्ट आने से, सीमम के कांटेक्ट आने से, सीक्रिएशन के कांटेक्ट में आने से हेपेटाइटिस C हमारा हो सकता है। तो बोथ आर A and C इज द सेम, ब्लड बोर्न। अब आ जाएगा हमारा हेपेटाइटिस D, HC वायरस, HDV, हेपेटाइटिस D वायरस, अगेन RNA और अगेन ब्लड बोर्न। ये भी हमारा क्या है, ब्लड बोर्न है, सेम, B, C and D इज द सेम। अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, B, C, D इज द ब्लड बोर्न। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस E वायरस, RNA एंड द लास्ट फीको ओरल रूट। कंटेमिनेटेड फूड, वाटर ईट करने से, हमारे फीको ओरल बाय माउथ जाने से हमारा क्या होता है, हेपेटाइटिस E हो सकता है। इसके खैर बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं, एंड ऑल्सो D, लेकिन हमारा जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है हेपेटाइटिस A, B, C। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, हेपेटाइटिस A एंड इज द सेम फीको ओरल रूट, जो कि एटर्नल बाय ओरली रूट से होता है, और हेपेटाइटिस B, C एंड D ये होते हैं हमारे पेरेंटल रूट से, मतलब कि हमारे सीक्रिएशन से, सीमम से ट्रांसमिटेड हो सकता है, एंड हमारे ब्लड से ट्रांसमिटेड हो सकता है। किसी का टूथब्रश, रेजर, नीडल यूज करने से हेपेटाइटिस B, C एंड D हो सकता है। एंड द हेपेटाइटिस A एंड E इज द हैविंग बाय द फीको ओरल रूट, थ्रू फीकल ओरल रूट। तो ये थी डिटेल्स अबाउट द वायरल हेपेटाइटिस। A and E is the eternal root, B, C, D is the parental root. Got it? तो ये है हमारे
याद करने का तरीका कि ए और ई तो हमारा होता है फीकोरल रूट से, और बी सी डी हमारा कैसे होता है, ब्लड बोर्न है, वो पेरेंटल रूट से हमें इन्फेक्टेड कर सकता है। तो ये था हमारा अबाउट द वायरल हेपेटाइटिस। और अब हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। अब अगर हम बात करें नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस की, तो इसमें हमारा आ जाएगा अल्कोहल एंड अदर टॉक्सिन्स। अल्कोहल एंड अदर टॉक्सिन्स कैसे? एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन कैन कॉज लीवर डैमेज एंड इन्फ्लामेशन। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, जिससे कि लीवर के जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। एंड दिस इज समटाइम रेफर टू द परमानेंट डैमेज एंड लीवर फेलियर एंड सिरोसिस। तो हमारे जो स्कार है वो परमानेंट हो जाते हैं और परमानेंट लीवर डैमेज हो सकता है, और मे बी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिरोसिस ऑफ लीवर। अदर टॉक्सिन्स में हमारा आ जाएगा, ये तो है अल्कोहल, एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल। एंड नेक्स्ट है हमारा अदर टॉक्सिन्स में हमारा आ जाएगा मेडिकेशन। मेडिकेशंस में जैसे कि ओवर यूज कर लेते हैं हम मेडिकेशंस का, लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो पीसीएम, पैरासीटामोल जो टैबलेट होती है, पैरासीटामोल का जब हम कोई होता है ना टाइम पीरियड रखा जाता है कि इतने आवर में ही पैरासीटामोल की टैबलेट लेनी चाहिए, बिकॉज इट कैन डैमेज आवर लीवर सेल्स। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा दर्द हुआ और बहुत ही फ्रीक्वेंट में ही कि लीवर की सेल्स को रिपेयर होने का टाइम तो मिलता नहीं, बहुत जल्दी पीसीएम कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या करता है, लीवर को डैमेज करते हैं, लीवर के सेल को डैमेज कर सकती है। तो ओवर यूज और भी अदर मेडिसिन हैं, पीसीएम एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, तो लीवर को अफेक्ट करती है। ये कैसे अफेक्ट करती है? लीवर में मेटाबोलाइज होता है, जब ओवर यूज ऑफ पीसीएम हम लेते हैं तो मेटाबोलाइज होता है, तो इसमें मेटाबोलाइड का लेवल भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ज़्यादा यूज पीसीएम का इट इंक्रीज मेटाबोलाइड। लीवर में जो मेटाबोलाइड होते हैं, एक्सेसिवली मेटाबोलाइड कैन डैमेज लीवर सेल। गॉट इट? तो ये लीवर सेल को डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में क्या होगा? इन सम केसेस इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक देयर ओन लीवर सेल्स। जो लीवर ये ऑटोइम्यून सिस्टम होगा, ये क्या करता है, वो पहचान नहीं पाता है और लीवर के सेल पे ही अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे कि लीवर में लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हेपेटाइटिस भी हो जाता है। तो ये है हमारे कॉजेज ऑफ द hepatitis, viral hepatitis, and second one is the viral infectious hepatitis, and second one is the non-infectious है। viral hepatitis में हमने hepatitis को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया है, hepatitis A, B, C, D and E। जो hepatitis A and E है वो होता है by fecal route, and B, C, D होता है हमारा ब्लड बोर्न से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसमें साइन एंड सिम्टम्स के। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स इसमें देखें तो पेशेंट को फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, एंड पेशेंट में सिम्टम दिखाई देंगे जॉन्डिस के। जॉन्डिस इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा? डार्क यूरिन, पेल स्किन, और डार्क कलर्ड स्टूल, एंड नेक्स्ट वन है हमारा फ्लू लाइक सिम्टम्स भी इसमें रहेंगे, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, येलो स्किन में भी साइन लाइक जॉन्डिस। जॉन्डिस के साइन इसलिए उसके दिखाई देंगे क्योंकि अगर लीवर के फंक्शन में इम्पेयरमेंट आ रही है
लीवर के फंक्शन में इम्पेयरमेंट है तो लीवर पे क्या बनता है, बिलिरुबिन। तो क्या होगा, एक्सेसिवली इम्पेयरमेंट होगी तो बिलिरुबिन की भी मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और लीक होके बाहर आना शुरू हो जाएगा, जो कि थ्रू दिखाई देगा हमें यूरिन के थ्रू। तो यूरिन का जो कलर है वो बिल्कुल पीला आ जाएगा, स्किन हमारे ब्लड में मिक्स होना शुरू हो जाएगा तो स्किन का कलर भी पेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑल सिम्टम्स आर शोज लाइक अ जॉन्डिस। तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम जाएंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लीवर फंक्शन टेस्ट, blood test, and the other is liver biopsy. The last one is USG, ultrasound. तो ये है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अबाउट द हेपेटाइटिस। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट इसमें कराएंगे हम, लीवर बायोप्सी भी कराएंगे और अल्ट्रासाउंड भी हम पेशेंट का कराएंगे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं मैनेजमेंट इसमें हमारा क्या क्या रहेगा। तो हर मैनेजमेंट के लिए, इसमें मैनेजमेंट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हर जो वायरल हेपेटाइटिस होगा, वायरल हेपेटाइटिस में हर ईच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस नीड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो जो हर एक हेपेटाइटिस है उसको डिफरेंट तरीके से ही उसको ठीक करना पड़ेगा और उसका मैनेजमेंट डिफरेंट ही होगा। तो अगर हम सबसे पहले हेपेटाइटिस ए की बात करें तो हेपेटाइटिस ए, देयर इज ए नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है बट इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमारे इसमें क्या आ जाएगा, सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमारा फ्लूइड, प्रॉपर फ्लूइड इनटेक, बेड रेस्ट, न्यूट्रिशनल डाइट, तो वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं होती, बट इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लाइक फ्लूइड, बेड रेस्ट एंड न्यूट्रिशनल डाइट। वैक्सीन इसकी अवेलेबल है, इसकी 2 शॉट्स में वैक्सीन लगती है, 2 शॉट्स में, लाइक 1 साल पे और 1.5 साल पे इसकी वैक्सीन लगती है और अडल्ट की वैक्सीन भी इसकी प्रेजेंट है। देन हमारा इसमें नेक्स्ट आ जाएगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, अब ये था हेपेटाइटिस बी हमारा किसी और था, ब्लड बोर्न था। तो इसमें अक्यूट में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट जो क्रोनिक है इसमें हमारी चलेगी एंटीवायरल थेरेपी। हेपेटाइटिस बी में हमारी एंटीवायरल थेरेपी चलेगी, बट ये थोड़ी कॉस्टली होती है। जो हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं वो थोड़ी कॉस्टली चलती है और इसका ट्रीटमेंट भी थोड़े लंबे समय, कुछ महीनों, इट टेक्स फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक इसका चलता है। इसलिए सब लोग ज़्यादातर इसके मेडिसिन जो हैं वो सब गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी मेडिसिन बट अवेलेबल है। तो हेपेटाइटिस बी में एक तो एंटीवायरल थेरेपी चलती है और ये काफ़ी लंबा, और इसके जो अगर हम प्राइवेटली अगर जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, बट इसकी मेडिसिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल है। और इसकी अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन भी इसकी अवेलेबल है और वो लगते हैं 3 शॉट्स में फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द बर्थ, फर्स्ट 6 मंथ, मतलब जो पहले जन्म के जो पहले 6 महीने होते हैं उसी में 3 शॉट्स लगते हैं, 3 शॉट्स में इसकी वैक्सीन दी जाती है। और इसकी अडल्ट की वैक्सीन भी अवेलेबल है, गॉट इट। एंटीवायरल थेरेपी इसमें चलती है, वैक्सीन अवेलेबल है जो कि 3 शॉट्स में दिए जाते हैं, जो कि जन्म होने के पहले 6 महीने पे दिए जाते हैं, और अडल्ट की वैक्सीन भी इसमें
अडल्ट की वैक्सीन भी सेपरेटली प्रेजेंट है हेपेटाइटिस बी की। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी। इट्स ऑल्सो कोज्ड बाय ब्लड। हेपेटाइटिस सी में अगर देते हैं हम, सेम एंटीवायरल थेरेपी चलती है। एंटीवायरल थेरेपी में इसमें एक्यूट एंड क्रोनिक में इसमें मेडिसिन चलती है पैग इंटरफेरोन एंड नेक्स्ट है हमारी इसमें चलती है रिबाविरिन। ये ओरल फॉर्म में दी जाती है और ये इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है। दोनों मेडिसिन को कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा, बिकॉज अगर हम एक ही मेडिसिन स्टार्ट करेंगे इंजेक्शन या ओरल फॉर्म में, वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है। तो दोनों मेडिकेशन ही चलाई जाती हैं हेपेटाइटिस सी में, और इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हेपेटाइटिस सी की। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस की। हेपेटाइटिस डी की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस डी में देयर इज नो एंटीवायरल ड्रग। इसमें हम मेडिसिन देते हैं अल्फा इंटरफेरोन इसमें देंगे, बट ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। इट्स ओनली अफेक्टेड ऑन 25 to 30% पीपल, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है। बस 25 से 30% लोगों में ही इसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और हेपेटाइटिस डी में हम देते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। अब आएगा कि हेपेटाइटिस डी है तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हम क्यों देंगे? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इसलिए देंगे क्योंकि हेपेटाइटिस डी जो है वो हैंडीकैप्ड वायरस है, जिसको रेप्लिकेट होने के लिए हेपेटाइटिस बी का होना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस डी नहीं हो सकता अगर किसी को हेपेटाइटिस बी नहीं है, बिकॉज दे नीड देयर सपोर्ट। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन काम करती है हेपेटाइटिस डी में। अगर जिसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग जाएगी, हेपेटाइटिस बी होगा नहीं, तो हेपेटाइटिस डी भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा, बिकॉज हेपेटाइटिस डी अकेले नहीं हो सकता विदाउट द सपोर्ट ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस डी में हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हैं। और बात आ जाती है हेपेटाइटिस ई की। Hepatitis E is again also causes by fecal-oral route. There is no medical therapies, self limiting है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसमें वही सपोर्टिव थेरेपी की ज़रूरत है, प्रॉपर फ्लूइड, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट, प्रॉपर बेड रेस्ट पेशेंट को लेना चाहिए। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही हम लेके चलते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को चलाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन इसमें रहेगी पेशेंट के लिए। और नेक्स्ट एक हमारी है एजोथियोप्राइन इम्यून सप्रेसिव है, जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, इम्यून सप्रेसिव ड्रग है एजोथियोप्राइन। इसके बाद हम बात करते हैं अगर प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन हम कैसे दे सकते हैं? जैसे हेपेटाइटिस ए एंड ई से हम कैसे बच सकते हैं? उसके लिए प्रिवेंशन यही है कि बाहर का पानी ना पिए, अवॉइड करें आइस, अवॉइड करें बाहर का कंटेमिनेटेड फूड, रॉ फूड हम अवॉइड करें, और जो आइस और ओपन वाटर होता है उसको हम, लोकल वाटर जो होता है वो हम अवॉइड करें। टू और मेंटेन गुड हाइजीन, इट इज़ द बेस्ट की टू अवॉइड द हेपेटाइटिस ए एंड ई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेपेटाइटिस बी सी डी से हम कैसे बच सकते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? डू नॉट शेयर नीडल्स, रेजर्स, टूथब्रश, और इन सब चीज़ों से बच के हम क्या हेपेटाइटिस बी सी डी से हम बच सकते हैं। ये है हमारा प्रिवेंशन अबाउट द हेपेटाइटिस। तो होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस